Hello guys, this is Akshay Tripathi. Welcome back to my YouTube channel Classify. कैसे हो? बढ़िया सब। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक की सीरीज कर रहे हैं। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड का कांसेप्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशंस सारी देख चुके हैं, रिंग की वजह से, डिस्क की वजह से क्या क्या होता है सब कुछ अच्छे से देख चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे, मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप जाइए देखिए विंग वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत ही आराम से मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के देख चुके, हम लोग इक्वेटोरियल एक्सियल पोजीशन पे भी देख चुके थे कि फील्ड कैसे कैसे कैलकुलेट होती। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट से वीडियो बना है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है कि जो कि लास्ट वीडियो से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो डाइपोल की वजह से, लेकिन कहां पे? जनरल लोकेशन पे। कहां पे? जनरल लोकेशन। जनरल लोकेशन मतलब कहीं पे भी। अभी हमने दो पोजीशंस को पढ़ा था, कहां पे? इक्वेटोरियल एंड एक्सियल। अब हम लोग पढ़ेंगे जनरल लोकेशन जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए इस चीज को आज शुरू करते हैं। क्या हमको करना है? चलिए हमारी हेडिंग डालते हैं। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन। फील्ड कैलकुलेशन, बहुत ही बढ़िया, मजा आ जाना चाहिए आपको आज। बिल्कुल धागे खोलने आज इसके फिर से। इलेक्ट्रिक फॉर डाइपोल, डाइपोल की वजह से, ये तो आपको पता है हेडिंग हमारी क्या है, डाइपोल डाइपोल डाइपोल। ओके, हमको कहां पे निकालना है? एट जनरल लोकेशन। एट जनरल लोकेशन। लोकेशन, बहुत ही बढ़िया। जनरल लोकेशन का मतलब क्या? एक डाइपोल ले लो, क्या? पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। क्या ये डाइपोल है? नो, इट्स नॉट अ डाइपोल। डाइपोल क्या होता है? पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज साथ में होने चाहिए। बिल्कुल समझ है आपको, ये बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट पता है। तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए। होना चाहिए, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे निगेटिव चार्ज बोलते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, तो डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है? डाइपोल की डायरेक्शन होती है फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी। चलो भैया, डायरेक्शन से पहले आप इसका सेपरेशन तो बता दो। मान लो भैया इसका सेपरेशन 2a है। सिंपली 2a क्यों लेते हैं? क्योंकि सिंपल कैलकुलेशंस को अवॉइड करने के लिए। बाकी एसएच इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। और डाइपोल मोमेंट की भैया वैल्यू भी तो बता दो। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है? डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है? चार्ज इंटू सेपरेशन। चार्ज कितना है? इस पे मान लिया क्यू चार्ज है, तो इस पे भी क्यू ही होगा। इस पे प्लस क्यू, इसके ऊपर माइनस क्यू। सिंपली हम लोग डिनोट कर सकते हैं ये चीजों को। ये अगर 2 पॉइंट चार्जेस हैं तो पी की वैल्यू हमारी कितनी होगी? यहाँ पे पी की वैल्यू सिंपली होगी चार्ज क्यू इंटू सेपरेशन 2a। तो ये डाइपोल मोमेंट की लेकिन एक डायरेक्शन भी होती है। बिल्कुल डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे? फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, जो कि अभी हम लोग बता चुके। ठीक है, जनरल लोकेशन क्या हुआ? ये हमारी होती थी कौन सी? एक्सियल, याद है? ये कौन सी होती थी? इसके मिड पॉइंट से पास करते हुए परपेंडिकुलरली इक्वेटोरियल। समझ गए? जनरल क्या हुआ? सब इन दोनों को छोड़ के कहीं पे पहुंच जाओ, वो जनरल हो गए। सिंपली मान लिया यहाँ पे जनरल है। ये जनरल लोकेशन P है, जिसको हम लोग बोलते हैं r, थीटा। अब आर थीटा भी तो भैया बता दो, ये क्या है? ऐसे लिखवा दोगे क्या? सिंपली आर थीटा क्या है? सिंपली इस पॉइंट को आप इससे ज्वाइन करो। ये कुछ डिस्टेंस होगी ना, कहीं डिस्टेंस पे जाके बैठोगे। हाँ भैया, मान लो आर डिस्टेंस पे जाके बैठ गए, बहुत बढ़िया। अब आर डिस्टेंस पे तो बैठ गए हो जाके। ये अभी थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है। थीटा को आपको बहुत दिमाग में सेट रखना है, क्योंकि थीटा के ऊपर क्वेश्चन को कभी कभी घुमाया जा सकता है। इसलिए इस पॉइंट पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, फोकस करिए इस पॉइंट पे आप जरा। डाइपोल मूवमेंट हमारा कैसा है देखो, चेक करना। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये है, रेड मार्कर से मैं बना रहा हूं, ये थीटा एंगल। और ये वेक्टर एक हमारा, हम इसको अगर ये मालूम है थोड़ी देर के लिए ओरिजिन है, बोल सकते हैं कोई फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस हम लोग इसको बोल सकते हैं कि 0,0 ओरिजिन मान लिया। तो एक वेक्टर एक बन गया, ये एक वेक्टर है, एक ये वेक्टर। इनके बीच का एंगल होता है थीटा। याद रखिएगा इस पॉइंट को, ये एंगल थीटा दोनों वेक्टर्स के बीच का। एक पी वेक्टर है हमारा, एक ये आर वेक्टर, इसको बोल। इनके बीच का एंगल है पॉइंट टू बी नोटेड माई लॉट्स। ठीक है, इतना आपने समझ लिया होगा। अब याद रखिए, अगर ये है डाइपोल और ये एंगल दिया जाए तो इट्स नॉट अ थीटा, जो हम लोग बात कर रहे हैं। थीटा कौन सा होगा एक्चुअली में? 180 माइनस थीटा वाला। इस पॉइंट को आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल अच्छे से समझ गए हैं। चलो, तो थीटा का कंसेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। मैंने इसीलिए इसके ऊपर इंफेसाइज किया है। क्यों? क्योंकि ये इसमें फंस सकते हो आप। फंसना नहीं है, बिल्कुल मजे में चलना है। तो इसको आपने देख लिया। अब चलो फील्ड भी तो कैलकुलेट कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। क्या करते हैं? अब यहाँ पे थोड़ा सा गंदगी मच जाएगी, इसको थोड़ा सा यहाँ पे बना लेते हैं, फिर थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो, जीवन तो हमारा सादा होना चाहिए, लेकिन कहानी रंगीन होनी चाहिए। समझ रहे हो ना? तो आज ना हम लोग चारों मार्कर्स का यूज करते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। क्या? सबसे पहले डाइपोल मोमेंट P ऐसा,
बिल्कुल ऐसा ही तो था, ठीक है। ये सिर्फ यहां पे बनाने की कैलकुलेशंस को अच्छे से दिखाएं, यहां पे डायग्राम सुंदर सुंदर मेहनत करके बनाया, तो इसको बेकार नहीं करना चाहते बस। पी है, ये था हमारा आर वेक्टर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जो कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूं, इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से याद रखना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आप बहुत तरीके से कर लो, इंटीग्रेशन या कुछ भी कर लो, वो कंसेप्ट आपकी यूज पढ़ेंगे, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं जो मैं बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कंसेप्ट को भी बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। क्या अब ये तो ना इक्वेटोरियल पे है ना इसकी एक्सियल पे ये लोकेशन है, ये पॉइंट है, ना इक्वेटोरियल पे है ना एक्सियल पे, तो इसको क्या करें, हम इस डाइपोल को इस तरीके से ब्रेक कर देते हैं, हम इस डाइपोल को ये इस तरीके से ब्रेक कर देते हैं। ये कंसेप्ट है इस तरीके से कि ये इसकी ये पॉइंट जो था हमारा इसकी इक्वेटोरियल एंड एक्सियल लोकेशन पे आ जाए, इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो ये अगर थीटा है, इसको मैं ब्रेक करूं तो इसका ये कंपोनेंट कैसा आ जाएगा, पी का एक कंपोनेंट इसके अलोंग आएगा, सीधा सीधा ऐसे आएगा, ये क्या होगा, पी का कॉस कंपोनेंट, पी कॉस थीटा आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, सही बात है, अच्छे से समझ आ गया होगा। क्यों, पी का उसके अलोंग कॉस आएगा, उसके अपोजिट चला जाएगा पी साइन थीटा। अब आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, आप ये समझ लो कि एक वेक्टर को हमने दो वेक्टर्स में रिजॉल्व कर दिया, जो कि एक पी कॉस थीटा एक पी साइन थीटा है। बहुत बढ़िया, इतना क्लियर हो गया होगा, आई होप यहां से देख के आपको समझ आ गया होगा। डिस्टेंस वगैरह हम लोग बाद में वो सब देख लेंगे, यहां पे कंसेप्ट आपको समझ आ गया इतना। अब ये बताओ इसके लिए ये इसकी कौन सी पोजीशन है इस वेक्टर की, थोड़ी देर इन सबको भूल जाते हैं। इस वेक्टर के लिए पी कॉस थीटा वाले वेक्टर, इसको अगर मैं P1 बोल दूं थोड़ी देर के लिए, तो ये इसके लिए कौन सी पोजीशन हुई, ये इसके लिए इसकी इक्वेटोरियल नहीं एक्सियल हुई। क्यों, देखिए उस लाइन के अलोंग ही आ रहा है, अलोंग आ रहा है तो एक्सियल होगी, ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सही। इस वेक्टर के लिए अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए P2 बोल देता हूं, तो इसके लिए कौन सी पोजीशन हुई, अगर ये भूल जाते हैं, इसके लिए कौन सी, इसकी 90 डिग्री पे है, तो इसके लिए एक्सियल नहीं इक्वेटोरियल हुई। देखा मैं बार बार उल्टा बोल रहा हूं जिससे आपको दिमाग में सेट रहे पॉइंट, तो ये इसके लिए इक्वेटोरियल पोजीशन हुई। आई होप इतना आपको क्लियर है। अब आप कहोगे बस हो गया क्वेश्चन, क्या हो गया कि आपको अगर पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एक्सियल पे पता है, हाँ बिल्कुल पता है, कितनी होती है 2kp/x³, बहुत अच्छे। आपके इक्वेटोरियल पे कितनी होती है kp/x³, लेकिन डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, ये पॉइंट माइनस इसीलिए यूज होता था। पूरा अच्छे से कंसेप्ट पिछले वीडियो में बता चुके हैं, नहीं देखा तो एक बार जाके तुरंत देख लो, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब जरा बताओ इस डाइपोल, अगर मैंने बोला है ना कि इस डाइपोल को मैंने दो डाइपोल्स में रिजॉल्व कर दिया, अब इस डाइपोल की वजह से मान लो फील्ड यहां पे E1 हुई, इसकी वजह से E2 हुई, दो ही तो फील्ड होंगी, बहुत बढ़िया। अब पहले अब यहां पे चलिए डायरेक्शंस एक ही साथ लिख लेते हैं, E1 और E2 होंगी, इसकी वजह से P1 की वजह से E1 और P2 की वजह से E2, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, इस पॉइंट पे फील्ड होगी कैसे, एक्सियल की वजह से, एक्सियल पॉइंट पे कैसे फील्ड होती थी आपको पता होगा, उसी डाइपोल की डायरेक्शन के अलोंग कितनी होती थी, आपको याद है 2kp/x³ होता था ना, तो P वेक्टर के अलोंग ही होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता है। तो इसके लिए, इस वेक्टर के लिए कैसी होगी, अलोंग द लाइन ऐसे ही होने वाली, उसी डायरेक्शन में। कितनी वैल्यू होगी E1 की, मान लो 2k, P कितना होगा, P एक्चुअल P1 होगा ना, तो P1 कितना है, P cos थीटा, बहुत बढ़िया, इतना लिख दे, डिवाइडेड बाय x³, मतलब यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, R पे हो तो r³, ये E1 आपका आ गया, बहुत अच्छे, इतना समझ आ गया आपको। अब दूसरा क्या है आपका, दूसरा वेक्टर P2, डाइपोल मोमेंट आपका दूसरा P2 है, हाँ है, इसकी वजह से देखिए इस डायरेक्शन में है, होता है, लेकिन इक्वेटोरियल पे फील्ड उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होती, मैंने बता के रखा है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो भी फील्ड होगी वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट होगी, क्योंकि वैल्यू कितनी होती है, -kp/x³ होती थी, माइनस साइन सिर्फ यही बताता है डायरेक्शन का। बहुत बढ़िया, इतना क्लियर हो गया आपको, हाँ हो गया। ये इस डायरेक्शन में है, देखो वेक्टर ऐसे तो है, तो इसकी फील्ड जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगी, कैसे 180 डिग्री पे पीछे घूम गए, ये चलेगा, इसकी वजह से फील्ड कितनी होगी, E2, कितनी वैल्यू होने वाली है, kp/x³ के। अब P की जगह पे क्या रखने वाले हो आप, P की जगह पे P साइन थीटा, क्योंकि P साइन थीटा है ना एक्चुअल आपका डाइपोल, तो kp साइन थीटा, बहुत बढ़िया, डिवाइडेड बाई r³ डिस्टेंस r है आपकी। ये दोनों समझ आ गए। अब ये दोनों 90 डिग्री पे इंक्लाइंड होंगे, हाँ बिल्कुल अच्छे से, क्यों इंक्लाइंड होंगे, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पे आपस में, तो ये भी होंगे उसी तरीके, क्योंकि फील्ड तो वैसे ही है, बस डायरेक्शन अपोजिट करवा रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, एंगल्स में तो चेंजेस नहीं आएंगे, हाँ नहीं आएंगे, ठीक है। अब दो वेक्टर्स होते हैं, वो 90 डिग्री पे हो, सिंपली तो आप उनके दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर निकालना चाहो, सिंपल फॉर्मूला आपको पता है क्या होता था, सिंपल आपको पता होगा, √a² + b²। अगर दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे हैं
तो उनके रिजल्टेंट वेक्टर आर होगा, जो कि इस डायरेक्शन में होगा, आर वेक्टर, उसकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल वेक्टर का कंसेप्ट इतना आपको समझ आ गया? आई होप बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। चलो अब इनकी कैलकुलेशंस भी कर लेते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा, ए की यहां पे बी स्क्वायर होगा, ए की जगह पे E1 स्क्वायर प्लस बी की जगह पे E2 स्क्वायर। सिंपल, बस कैलकुलेशंस करनी, बाकी कंसेप्ट आपको आई होप बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ गए। अब आगे थोड़ा सा इसको रफ करते हैं और थोड़ा कैलकुलेशंस पे आते हैं। तो इसकी कैलकुलेशंस देखनी है तो सबसे पहले क्या करोगे, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है आपको। अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। E1 स्क्वायर क्या है, सीधे अगर मैं डाल दूं यहाँ पे E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर लिखेंगे आप, बहुत बढ़िया। इतना ही तो लिखने वाले हैं, हाँ बिल्कुल इतना ही लिखने वाले हैं। तो E1 की वैल्यू जरा डाल के देखो कितनी, 2kp cos थीटा बाई आर क्यूब, 2kp cos थीटा बाई आर क्यूब आ गया, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दिया, बहुत अच्छे। दूसरा क्या है हमारा, E2 kp sin थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया। क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है तो लपेट लो बाहर, लपेट लिया। लपेटने में क्या आ गया, केपी बाई आर क्यूब, देखो सीधे सीधे दिख रहा है, निकाल दो। अंडर रूट के अंदर ही रखा, देखो केपी डिवाइडेड बाई आर क्यूब का स्क्वायर, तो सीधे सीधे बाहर आ गया। अंदर क्या बचा यहाँ पे, 2 cos थीटा, तो 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, 4 cos स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया, 4 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ साइन थीटा बचेगा, तो साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया। इतना बिल्कुल अच्छे से क्लियर आ गया? हाँ बहुत अच्छे से भैया समझ आ गया, बहुत बढ़िया। अब इसको बाहर निकाल लोगे तो सिंपली कितना बचेगा, केपी बाई आर क्यूब। अंदर क्या बचेगा, अभी थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा सा सही करके देखते हैं। दिखने में अच्छा क्या नहीं लग रहा, 4 cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, इसको थोड़ा सा सही करो। अगर मैं इसको लिख दूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक अलग कर देते हैं। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे एक हटा के सीधे यहाँ पे ऐसे लिख दूं, अंडर रूट के अंदर ही है 3 cos स्क्वायर थीटा, तो ये कितना होता है, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मैथमेटिक्स में 1 होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो इसकी आप 1 लिख सकते हो। 1 प्लस क्या बचेगा आपके पास, 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, हाँ सिंपली बचेगा 1 प्लस 3 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख लिया, 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये आपका फॉर्मूला आ गया भैया, क्या आ गया, ये आपका फॉर्मूला आ गया ई नेट। ये आपकी ई नेट है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है डायपोल की जनरल लोकेशन पे, कितनी, केपी बाई आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। समझ गए आप इसको, बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, इसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन डायपोल है ना, तो डायपोल की एक डायरेक्शन भी तो आएगी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी से, तो वेक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल भैया, डायरेक्शन तो देख लेते हैं। डायरेक्शन देखते हैं कैसे, ये आपने देखा कि 2 वेक्टर्स होते हैं परपेंडिकुलर, तो उनका ये वेक्टर रिजल्टेंट आता है, तो इनका भी एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, ऐसे कुछ आएगा रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में, इस रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, ई नेट बोलते हैं इसको। रिजल्टेंट हमारा क्या होगा, ई नेट होने वाला है। ई नेट की वैल्यू कहां निकाल ली हमने, ये वैल्यू निकाल के देख ली, अंडर रूट ऑफ केपी बाई आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए होंगे आई होप आप। तो अब इसका एक एंगल भी होगा, एंगल हमको निकालना है। ये मान लिया एंगल अल्फा है थोड़ी देर के लिए, तो एंगल हमारा tan अल्फा कैसे निकालते हैं, अब आप हमको बताइए थोड़ा सा। यहाँ पे इस चीज को, ये आपने इतना तो समझिए, अब इस चीज को रफ कर देते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशंस को अच्छा करते हैं। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा आई गेस। इसको नीचे लिखा रहने देते हैं, डायरेक्शन निकाल लेते हैं, क्योंकि डायरेक्शन निकालना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इज व्हाट, इट इज अ वैल्यू हैविंग इट्स डायरेक्शन प्लस इट्स मैग्नीट्यूड, दोनों चीज उसके पास होनी चाहिए, ये हमको बिल्कुल अच्छे से पता है। तो डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे, तो आपको पता इस ट्रायंगल में ये अगर एंगल थीटा होता था, या कुछ भी मान लो फाई एंगल है, तो tan फाई कैसे निकालते थे, ए का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड, ये तो करते थे सिंपल। आपको ये कंसेप्ट इसका पता होगा, वेक्टर का बहुत अच्छे। तो यहां पे क्या करोगे, E2 भाई, ये E2 है तो ये भी E2 ही होगा, ये E2 बाई E1, तो tan अल्फा कितना आएगा, यहाँ पे अल्फा एंगल है, तो tan अल्फा क्या आएगा, E2 बाई डिवाइडेड बाई E1 मैग्नीट्यूड। tan अल्फा क्या आएगा हमारा, tan अल्फा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ E1। बहुत बढ़िया, इतना क्लियर हो गया, आई होप बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। E2 की वैल्यू डाल दो, K, थोड़ा सा मार्कर चेंज करते हैं, चल नहीं रहा है अच्छा सा ये, इसको चेंज करते हुए यहाँ पे क्या आएगा, K P साइन थीटा, बहुत बढ़िया, डिवाइडेड बाई आर क्यूब, इसका होल डिवाइडेड बाई क्या वैल्यू है, 2kp बाई कॉस थीटा, 2kp कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। देखो आर क्यूब से आर क्यूब ने टाटा बाय बाय, केपी टाटा बाय बाय, क्या बचा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, सिंपल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा, तो tan थीटा बाई 2, तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई,
1/2 इंटू टेन थीटा। देखो आप मैं अभी बोला था टेन थीटा बाई टू, तो इसमें आपको ये भी कंफ्यूजन में ला सकता है टेन ऑफ थीटा बाई टू, इसलिए उसको ये चीज नहीं है 1/2 टेन थीटा, इसलिए अच्छे से बोलो 1/2, कंफ्यूजन नहीं होने का, बिल्कुल कंफ्यूजन को अवॉइड करना है। तो 1/2 टेन थीटा, बहुत अच्छा, इतना क्लियर हो गया। तो एंगल हमारे पास कितना आ गया, अल्फा की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स 1/2 टेन ऑफ थीटा। थीटा क्या है पहले ही बता चुका हूं बहुत अच्छे से, एंगल होता है। ये कैसे होता है बिल्कुल स्टार्टिंग में ही, इसीलिए पहले ही समझा दिया था। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, बहुत बढ़िया। अब चलो भाई ये हमने ला दिया, इसको एक बार चेक भी तो करना जरूरी है, क्यों, एक्सियल इक्वेटोरियल के लिए एक बार चेक कर लेते, जिससे हाँ कंफर्म हो जाए कि फॉर्मूला सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। एक्सियल पे होता ये वेक्टर सीधे सीधे ऐसे आ जाता, तो एंगल कितना होता है 0 डिग्री, समझ आ गई। ये वेक्टर उठ के सीधा ऐसे 0 डिग्री, 0 यहां पे डालो, कॉस ऑफ 0 कितना होता है 1, कॉस 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो 3 इंटू 1 1, 1 प्लस 3 4, 4 का अंडर रूट 2, यहां तक आपको ये 2 वैल्यू तो 2 kp बाई आर क्यूब, हाँ इतनी ही होती है एक्सियल पे, बहुत बढ़िया समझ आ गया। उसकी डायरेक्शन भी कैसे होती, उसी के अलोंग होती थी, बिल्कुल उसी के अलोंग होती थी, हाँ होती थी, उसको भी चेक कर लो इसमें डाल के। tan ऑफ 0 डिग्री, tan 0 0 होता है, और तो फिर अंदर वैल्यू 0 आ गई, तो tan इनवर्स 0 भी 0, तो अल्फा कितना आ गया 0 डिग्री। हाँ इसने देखो डायरेक्शन को भी वेरीफाई कर दिया, बिल्कुल 180 डिग्री आता तो जस्ट उसकी उल्टी डायरेक्शन हो जाती, वो देखिए यहाँ पे आई नहीं 0 डिग्री आया, तो इसका क्या मतलब हुआ, सिंपल मतलब हुआ कि ये इसने एक्सियल वाले को बिल्कुल फॉलो किया है इन दोनों ने। इक्वेटोरियल पे भी हम लोग चेक कर लेते हैं, एक्सियल का तो देख लिया, इक्वेटोरियल पे कितना होगा भाई, इसको उठा के 90 डिग्री पे ले जाओ, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपली 90 डिग्री, 90 डालोगे कॉस ऑफ 90 0 होता है, बिल्कुल होता है। 3 इंटू 0, 0 का स्क्वायर भी 0 ही आएगा, तो 3 इंटू 0 0, सिर्फ अंदर 1 बचा, अंडर रूट ऑफ 1 1 होता है, तो वैल्यू कितनी आएगी kp बाई आर क्यूब। रुको, वैल्यू आई ना, डायरेक्शन भी तो चेक करनी होती है ना, तो डायरेक्शन कहां से आएगी, इससे आएगी, तो इसमें डायरेक्शन डाल के देखते हैं। tan ऑफ 90 कितना होता है बताओ, tan ऑफ 90 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट बाई 2 कितना होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इनफाइनाइट बाई 2। थोड़ा सा आपको इसके ऊपर एक स्टोरी है, बता देता हूं। एक बार मेरा दोस्त था, या दोस्त नहीं है, नाम लूंगा नहीं लूंगा, एक से मैंने पूछा, मैंने कहा इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट कितना होता है, वो बोला 2 इनफाइनाइट होता है। कोई सेंस है इस बात का, इनफाइनाइट तुमको खुद नहीं पता कितना हो, तो इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट 2 इनफाइनाइट, सेंसलेस। तो उस बात पे मैं बहुत हंसा था, वैसे एकदम यहाँ पे आ गया, इनफाइनाइट बाई 2 भी सिंपली इनफाइनाइट होगा, ये नहीं कह दोगे हाँ जैसे 100 बाई 2 50 होता है, तो इनफाइनाइट बाई 2 इनफाइनाइट का आधा, नो, इनफाइनाइट वैल्यू ही होगी। तो ये कंसेप्ट आप दिमाग में रखिएगा, हंसी में मैंने बोल दिया, एक दोस्त ने मेरे बताया था और ऐसे ही था, तो उसने ना बोला, तो मुझे बड़ा मजा आई थी उस बात को सुनने में, आपको डिस्कस कर। तो यहाँ पे डाला वैल्यू हमने tan ऑफ कितना 90 डिग्री, तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बाई 2 भी इनफाइनाइट ही होगा। तो यहाँ पे कितना अल्फा कितना होगा 90 डिग्री, tan इनवर्स इनफाइनाइट, मतलब अल्फा कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। अब रुको, अल्फा 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब ऐसे लेके जाओगे 90 डिग्री, तो इस डाइपोल के देखिए बिल्कुल जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच गया। अल्फा 90 डिग्री है, इसको बिल्कुल सीधा पहुंच जाएगा जब इस इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो इसके 90 डिग्री ऐसे पहुंच जाएगा। देखिए ये अल्फा ऐसे 90 डिग्री हो गया, तो ये दोनों वेक्टर आपस में रिवर्स डायरेक्शन में पहुंच गए, हाँ बिल्कुल पहुंच गए। तो ये इसने वैलिडिटी इसकी भी कर दी कि हाँ ये डायरेक्शन सही बता रहा है। आई होप ये बिल्कुल कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। एक क्वेश्चन हम लोग इसके ऊपर और डिस्कस कर लेते हैं, बाकी इस पूरे कंसेप्ट को फिर रैप अप करते हैं। बहुत बढ़िया, इस चीज को रफ करते हुए इस पूरे का आप कंसेप्ट को नोट कर सकते हैं। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आई होप पूरा कंसेप्ट आपको इलेक्ट्रिक डायपोल का बहुत ही प्यारे तरीके से समझ आएगा, बिल्कुल मजा आ गई होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग जो कि अच्छा क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, बाकी नॉर्मल क्वेश्चंस तो आप कर ही लोगे। एक क्वेश्चन है हमारा, एक डायपोल रखा है, बहुत थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। ये डायपोल रखा है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, ठीक है। डायरेक्शन ये हो गई, गलत है, ध्यान रखो इस चीज को, ये होगी डायरेक्शन, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इतना क्लियर हो गया। चार्जेस को हम लोग क्यू, चलिए ये रखा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अब इससे हमने बोला कि एक है ना, तो आपके पास किसी डिस्टेंस आर पे, जो कि इसके सेंटर से होगी, वहां पे स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो बताना है आपको ये स्मॉल चार्ज क्यू इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा होगा।
ये हमको बताना, उल्टा बनाना। तो देखने में थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है। हम ये बोल सकते थे कि इसकी वजह से यहाँ पे बताओ, सिंपल लग रहा था, लेकिन मैंने बोला इसकी वजह से यहाँ पे बताओ, इसकी वजह से यहाँ पे कितना फोर्स। तो यहाँ पे सिर्फ छोटा सा कंसेप्ट है आपको यूज करना है। कूलम्ब्स लॉ में क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाते थे। क्या, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाते थे। ये पॉइंट आपको ध्यान है, अगर ये पॉइंट ध्यान है तो हम क्या इसकी वजह से यहाँ पे कैलकुलेट कर उतना ही इस पे वापस लगा रहा होगा। तो क्वेश्चन एक तरीके से वही है, लेकिन घुमा दिया तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, भाई इसका तो यहाँ पे निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पे कैसे निकालें। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्लिक करना चाहिए सिर्फ चीजें, ठीक है, ये पॉइंट्स। तो इसकी वजह से सिंपली यहाँ पे फील्ड कितनी होती थी, सिंपल आपको पता है, केपी डाइपोल मोमेंट मान लो इसका पी है, डाइपोल मोमेंट पी, मान लो सेपरेशन 2a दिया गया तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू पी दी गई है, मान लो थोड़ी देर के लिए तो दी गई है, तो केपी 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब, इतनी वैल्यू आ जाती इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी होती, इलेक्ट्रिक फील्ड की। लेकिन यहाँ पे हमको फोर्स निकालना है ना इस टाइम पे, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आने वाली है हमारी। फोर्स क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट क्या होता था, जो भी चार्ज आया उसको उसकी फील्ड में लाए हैं तो इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, सिंपली क्या आ गया, Q 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब। बहुत बढ़िया, इतना हमारा आ गया फोर्स। ये क्या है, ये इस डाइपोल ने यहां इस पॉइंट पे लगाया, इस डाइपोल ने इस पॉइंट पे लगाया, लेकिन मैंने क्वेश्चन उल्टा पूछा, तो मैंने कहा इसकी वजह से यहां पे बताओ। तो यहां पे कूलम्ब्स लॉ को, जो कि मैं पॉइंट आपको समझा चुका हूं, ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाते हैं, तो ये भी उतना ही लगाएगा, तो फोर्स हमारा कितना आएगा, इतना ही आने वाला है। बस कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। सिमिलरली आप इक्वेटोरियल पे भी चले जाते, इस पॉइंट पे होता, अगर ये चार्ज यहां से उठा के मैं यहां रख देता, यहां पे रख देता, तो क्या हो जाता, इस डायरेक्शन में फील्ड आती, हाँ बिल्कुल आती, और उसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते, कितनी फील्ड होती है इस डायरेक्शन में, आपको सिंपली पता है केपी बाई आर क्यूब। माइनस साइन क्यों नहीं यूज कर रहा हूं, क्योंकि मैंने डायरेक्शन पहले ही दिखा दी, डायरेक्शन पहले ही दिखा दी। अब मैं क्या पूछता कि इसकी वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, जबकि आपको उल्टा कर दो कि मैं इसकी वजह से इस पे निकाल लेता हूं, दोनों का इक्वल आएगा, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ बोलता है इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाते हैं। बहुत बढ़िया, इतना आपको समझ आ गया। तो इसकी वजह से इतना फोर्स आ गया यहां पे, बिल्कुल समझ गया, डायरेक्शन ये होगी आपकी। सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होगा। बस इसको मैं फंसाने के लिए आपको यूज किया था, जिससे आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि इसकी वजह से इस पे कैसे निकालेंगे, इसकी वजह से इस पे निकाल दो, उतना ही लगाने वाला है वो, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ बोलता है। बहुत बढ़िया, आई होप आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको काम मेरा पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।